त्रिवेंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक आज विश्वकर्मा भवन में शाम 5 बजे होगी बैठक। स्कूल खोलने के प्रस्ताव पर हो सकती है चर्चा। देहरादून में वन आरक्षी परीक्षा में नकल करने का मामला, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने लिया फैसला। 7 केंद्रों के अभ्यर्थियों को दोबारा देनी होगी परीक्षा। उत्तराखंड में कोरोना की जांच दरें हुई सस्ती। स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने जारी किया आदेश। निजी लैब में 500, सरकारी लैब में 400 रुपए में होगी जांच। 24 जनवरी को बालिका दिवस पर एक दिन की मुख्यमंत्री बनेंगी सृष्टि गोस्वामी। परिजनों ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का जताया आभार। चमोली में बर्फबारी पर भारी पड़ी आस्था। बाबा बर्फानी की मनमोहक तस्वीरें आई सामने। श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं आपके साथ हिना। देहरादून में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक है आज शाम 5 बजे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। ये बैठक राज्य सचिवालय स्थित विश्वकर्मा भवन के चंद्र सिंह गढ़वाल सभागार में होगी। बैठक में सरकारी और निजी स्कूल खोले जाने के प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है और इसके अलावा बैठक में आवास, राजस्व, वित्त, ऑडिट, उच्च शिक्षा, समाज कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग समेत कई अन्य विभागों से संबंधित सेवा नियमावली से जुड़े मसलों पर भी चर्चा हो सकती है। इससे पहले हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विभाग, नर्सिंग संवर्ग और उत्तराखंड अधीनस्थ नर्सिंग सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी दे दी गई थी। इस संशोधन के तहत नर्सिंग के पदों पर भर्ती में 30 बेड के अस्पताल में 1 साल के अनुभव की शर्त को हटा दिया गया है। सुरेंद्र ढाका हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। सुरेंद्र, प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक है आज और कई अहम प्रस्तावों पर आज चर्चा हो सकती है, क्या कुछ अपडेट देंगे? देखिए हिना, मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। शाम को 5 बजे ये बैठक है। इसमें लगभग 1 दर्जन प्रस्ताव लाने की जो तैयारी है अलग अलग विभागों के, लेकिन सबसे अहम जो आज बैठक हो रही है वो स्कूल और कॉलेजों को सामान्य तरीके से खोलने के लिए हो रही है। तो 6 से 11 तक के स्कूल हैं, उनको खोलने के लिए अब किस तरह से सरकार तैयारी कर रही है, इस पर लेकर आज चर्चा हो सकती है। क्योंकि अभी भी जिस तरह कोविड के मामले सामने आ रहे हैं तो सरकार नहीं चाहती है कि स्कूल खोले जाए। लेकिन अगर सभी मंत्रिमंडल की इसमें एक राय होती है तो उसके बाद इस पर कोई अहम फैसला आ सकता है। और सबसे बड़ी बात है, ये ग्रीष्मकालीन सत्र ग्रैंडस्टैंड में होना है, उसको लेकर वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट सत्र है, उसको लेकर भी इसमें चर्चा हो सकती है। समाज कल्याण की विभाग की छात्रवृत्ति का सत्यापन का जो मामला सामने आया है उसको भी इसमें शामिल किया जा सकता है और कई अहम फैसले इसमें आ सकते हैं। वित्त के कई फैसले की सरकार लाने की तैयारी है। लेकिन इस कैबिनेट में आज थोड़ा सा एक बदलाव किया गया है। पहले ये बैठक सचिवालय में होनी थी, लेकिन अब ये शाम को 5 बजे मुख्यमंत्री आवास में होगी और बाद में उसमें कैबिनेट की जो ब्रीफिंग है वो की जाएगी। तमाम जानकारियों के लिए सुरेंद्र बहुत शुक्रिया आपका। वहीं देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, वन आरक्षी परीक्षा में नकल करने का मामला सामने आया। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने फैसला लिया है। 7 केंद्रों के अभ्यर्थियों की दोबारा परीक्षा होगी। 14 फरवरी को 2946 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, वन आरक्षी परीक्षा में नकल करने का मामला सामने आया है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने यह फैसला लिया है। 7 केंद्रों के अभ्यर्थियों की परीक्षाएं दोबारा होंगी। 14 फरवरी को लगभग 3000 या स्पष्ट रूप से कहें तो 2946 अभ्यर्थियों की परीक्षा होगी जो दोबारा होगी, जिसके बाद जो फैसला होगा वो मान्य होगा। 7 केंद्रों के अभ्यर्थियों की दोबारा परीक्षा होगी क्योंकि इन केंद्रों में अभ्यर्थियों को नकल करते हुए पाया गया। वहीं उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स और आर्मी के इंटेलिजेंस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए विदेशों में नौकरी के नाम पर सेना के फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया।
स्पेशल टास्क फोर्स को मिली गुप्त जानकारी के बाद एसटीएफ ने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया। बता दें, पकड़े गए तीनों आरोपी लोगों ने को सेना के रिटायर्ड व्यक्ति बनाकर सेना के फर्जी दस्तावेज तैयार करते थे और उन्हें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, दुबई, इराक आदि देशों में नौकरी दिलवाने के नाम पर रकम वसूला करते थे। ये तीनों आरोपियों में से एक आरोपी सेना से रिटायर्ड है, जो राजपुर के जोहड़ी गांव में उप प्रधान भी रह चुका है। एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह ने बताया, इन फर्जी दस्तावेजों के जरिए भारत के साथ साथ अफगानिस्तान के कई कंपनियों में नौकरियां दी गई हैं। हालांकि अभी पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। एसटीएफ को कुछ दिन पूर्व सूचना मिली थी कि कोई एक्स आर्मी पर्सनल के नाम पर कार्ड्स को बना रहा है और इसमें विदेश भेजने का काम कर रहा है। इस सूचना की पूरी पुष्टि के लिए टीम लगाई गई थी और कल देर रात जो है इसमें जो पुख्ता सूचना के आधार पर इसमें 3 लोग को अरेस्ट किया गया, जिसमें एक घर से भी वहाँ पर करीब 150 के करीब जो है कार्ड वगैरह मिले हैं। काफ़ी सारी मोहरें और जो यूज़ होती हैं उसमें वो भी बरामद हुई है। पूछताछ पर जो अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें एक तरह का रैकेट ऑर्गेनाइज तरीके से चलाया जा रहा है, जिसमें खासकर नेपाली मूल के लोग हैं या जो इस तरह के यहाँ पर एम्प्लॉयड लोग हैं, उनको बाहर विदेशों में उस कार्ड के बहाने, जो कार्ड मिलने के बाद एक्स आर्मी पर्सनल का जो कार्ड होता है उसकी काफ़ी वैल्यू रहती है। वो एक्सपीरियंस के आधार पर उनको जॉब वगैरह भी मिल जाती है, चाहे वो किसी सिक्योरिटी एजेंसी में हो, किसी कंपनी में हो। और साथ ही साथ भारत में भी ऐसे यूज़ करके नौकरी पाने की बात पता चली है। नवीन शुक्ला हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। नवीन, ये जो फर्जीवाड़ा हो रहा था जिसमें एक सेना का पूर्व जवान भी शामिल है, इस फर्जीवाड़े से जुड़ी जो तमाम तथ्य निकलकर सामने आए हैं, जानना चाहेंगे नवीन आपसे। जी, निश्चित तौर पर बता दें आपको कि एसटीएफ द्वारा कार्रवाई की गई है। जो ये फर्जी दस्तावेज बनाते थे, एक्स आर्मी मैन का जो ये दस्तावेज तैयार करवाते थे और जो लोग हैं, आम लोगों को यह ठगी का काम एक तरीके से करते थे। हालांकि इन्होंने इनके द्वारा कई खाड़ी देशों में वहां पर नौकरी भी दिलाने का काम किया गया। इसके साथ ही भारत में भी जो नौकरी दिलाने का काम किया गया था। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो फर्जी दस्तावेज बनाकर और एक्स आर्मी मैन बनाकर लोगों को नौकरी दिलवाने का काम करते थे, तो कहीं ना कहीं एसटीएफ की एक बड़ी कार्रवाई है। और एसटीएफ का साफ तौर पर यही कहना था कि लगातार सूचना जो फर्जी दस्तावेज बनाकर लोगों को खाड़ी देशों में भेजते थे, चाहे आपको पाकिस्तान की बात की जाए, अफगानिस्तान की बात की जाए या फिर सऊदी अरब की बात की जाए, तो यहाँ पर ये लोग फर्जी दस्तावेज बनाते थे और लोगों को भेजते थे। तो एसटीएफ की एक बड़ी कार्रवाई है। अभी उनके साथ में जो लोग पकड़े गए हैं उनके साथ पूछताछ की जा रही है। इसके बाद ही जो डिसीजन निकल पाएगा कि इन्होंने अब तक कितने लोगों को अपना शिकार बनाया है और क्या कुछ इनकी आगे की क्या कुछ रणनीति थी, इसके बारे में बाद में ही पता चल पाएगा। तमाम जानकारियों के लिए नवीन बहुत शुक्रिया आपका। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, अतिक्रमण पर पीला पंजा चलेगा। शहर में मुख्य सड़कों से हटेगा अतिक्रमण। अस्थायी अतिक्रमण हटाने की तैयारी में है निगम। व्यापारियों और दुकानदारों को हिदायत दी गई है। तो अतिक्रमण हटाओ अभियान एक बार फिर नगर निगम द्वारा चलाया जाएगा, जिसके लिए व्यापारियों और दुकानदारों को हिदायत दे दी गई है। हालांकि आपको बता दें, दरअसल 2021 में कुंभ का आयोजन होना है उत्तराखंड में, जिसको लेकर ये तमाम तैयारियां करनी बेहद जरूरी हैं। तो अतिक्रमण हटाओ अभियान निगम द्वारा चलाया जाएगा, जिसके लिए व्यापारियों को, दुकानदारों को इसके संबंधित हिदायत दे दी गई है और अब इस पर कार्रवाई की जाएगी। नीति घाटी के अंतिम गांव में स्थित टिम्मर सैन में छोटा अमरनाथ के नाम से विख्यात बाबा बर्फानी की तस्वीरें सामने आई। यहां बर्फ से बने शिवलिंग के दर्शन के लिए दूर दूर से पर्यटक आते हैं। बता दें, जोशीमठ से लगभग 60 किलोमीटर, नीति से 3 किलोमीटर दूरी पर टिम्मर सैन में शिवालय का मंदिर स्थित है, जहां साक्षात बाबा बर्फानी के दर्शन होते हैं। पहाड़ी से नीचे टपकने वाला पानी शिवलिंग का रूप ले लेता है। नए साल पर लोगों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। बाबा बर्फानी और ठंड पर आस्था भारी पड़ती दिखाई दी। वहीं दिल्ली से आए श्रद्धालुओं का कहना है, भगवान बाबा बर्फानी के दर्शन कर वो अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। स्थानीय निवासी लक्ष्मण सिंह रावत परकिया का कहना है कि टिम्मर सैन में बाबा बर्फानी के दर्शन कर उन्हें बड़ा ही आनंद मिला।
टिहरी के वानिकी महाविद्यालय रानी चौरी में कार्यरत उपनल कर्मियों ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों के निराकरण को लेकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने कहा, परिसर में कर्मचारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है और उन्होंने कई बार समस्या को लेकर अवगत भी कराया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और 3 महीने से उन्हें अभी तक वेतन नहीं दिया गया, जिससे उन्हें आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर मांगों पर कार्रवाई नहीं की जाती तो आंदोलन जारी रहेगा। सब धरने पे बैठने के लिए तैयार हो चुके हैं। मजबूरियां इतनी है कि हम शासन प्रशासन को गिना नहीं सकते। 3 मई से हमें सैलरी नहीं मिल रही है और मतलब कैसे करके हम अपना गुजारा चला रहे हैं ये हम ही लोग जानते हैं, ये शासन प्रशासन नहीं जानते। हमने पिछले बार भी डीन ऑफिस में धरना किया था, डीन सर का घेराव किया था, उनको बताया था कि हम लोग इतनी कम सैलरी में अपना गुजारा नहीं कर पाते, लेकिन इन्होंने फिर भी नहीं सुना है। ये सरकारी लोगों का बजट ला सकते हैं, अपनी गाड़ियों का बजट ला सकते हैं, लेकिन उपनल कर्मचारियों की सैलरी का बजट नहीं ला सकते हैं। इतने मजबूर हो चुके हैं हम आज यहाँ पे कि हम धरने पे बैठने के लिए तैयार हो चुके हैं। जो वानिकी महाविद्यालय कर्मचारी हैं और पिछले 3 माह से यहाँ पे हम लोगों को वेतन नहीं मिला है, जिससे जो है रोजी रोटी चलानी मुश्किल हो गई है। इसलिए हमने माननीय कुलपति महोदय जी को कहा था कि आप लोग को इस तरह के वेतन पिछले 2 वर्षों से ऐसा चल रहा है कि कभी समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा है, जिससे हमारे कर्मचारियों को दिक्कतें पैदा हो रही हैं। अभी जो है पिछले 6-7 महीने से माननीय कुलपति हमारे बीच में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि देहरादून बैठ रहे हैं तो निश्चित तौर पर हमें जो है देहरादून बताना पड़ता है। उत्तराखंड सरकार ने बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए बड़ी पहल की। मुख्यमंत्री ने हरिद्वार की सृष्टि वर्मा को राज्य का एक दिन का मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया। आगामी 24 जनवरी को बालिका दिवस पर हरिद्वार जिले के दौलतपुर गांव निवासी सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए बाल मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेंगी और इस दौरान विधानसभा के कक्ष नंबर 120 में बाल विधानसभा आयोजित की जाएगी, जिससे 1 दर्जन विभाग अपनी प्रस्तुति देंगे। उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष उषा नेगी ने इस आशय का पत्र मुख्य सचिव ओम प्रकाश को प्रेषित किया। उन्होंने बताया, 24 जनवरी को बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए आयोग ने एक होनहार छात्रा को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी। यही नहीं, बतौर मुख्यमंत्री सृष्टि गोस्वामी उत्तराखंड के विकास कार्यों की समीक्षा करेंगी और इसके लिए नमित विभाग के अधिकारी बाल विधानसभा में 5-5 मिनट अपनी प्रस्तुति देंगे। बाल विधानसभा दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक आयोजित की जाएगी। सृष्टि गोस्वामी के परिजनों ने भी काफी खुशी जाहिर की। सृष्टि गोस्वामी के माता पिता का कहना है, आज उन्हें काफी गर्व हो रहा है। उन्होंने कहा, हर बेटी एक मुकाम हासिल कर सकती है, बस उनका साथ देने की जरूरत है, क्योंकि बेटी किसी से कम नहीं होती। देश या पूरा राज्य भी इसका जो है एक उदाहरण है और वो इससे प्रेरणा ले, और इसमें मैं उत्तराखंड सरकार का भी बहुत बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे बच्चे को इस लायक समझा। बेटियां सब कुछ कर सकती हैं, बस उनका खुल के साथ दीजिए, उन्हें सपोर्ट कीजिए। बेटियां किसी से कम नहीं है और इस दिन के लिए, इस अचीवमेंट के लिए सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमारी बेटी को इस लायक समझा। रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। बॉलीवुड की हर खबर, फिल्मी सितारों का सफर, कंट्रोवर्सी से लेकर गॉसिप तक, लिंकअप से लेकर ब्रेकअप तक, देखिए हर हलचल बॉली तड़का में हर रोज दोपहर 12:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। आपकी आवाज, आपकी ताकत, आपका अपना न्यूज चैनल लाइव टुडे अब उपलब्ध है ZEE5 पर। वारदात की तह तक होगी पड़ताल, जुर्म की हर दास्तां होगी बेनकाब, हर अपराधी का होगा पर्दाफाश। देखिए क्राइम फाइल्स सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। देश को जो देता अन्न, अब वो होगा संपन्न। कम लागत,
अधिक मुनाफा, कृषि कर्म में करेगा इजाफा, खेती किसानी या पशुपालन में वृद्धि, किसान की मेहनत में दिलाएगी सिद्धि। उन्नत तरीके, विशेषज्ञों का साथ देगा किसान को मजबूत आत्मविश्वास। किसान की हर समस्या का एक कॉल पर होगा समाधान। देखिए खेती किसानी सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 बजे और सुबह 5:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। काशीपुर के थाना आईटीआई पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। आईटीआई प्रभारी विद्यादत्त जोशी ने अवैध खनन करने वाले माफियाओं पर शिकंजा कसा और अवैध खनन से भरे 3 ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि पुलिस सिंघम फिल्म की स्टाइल में अपनी जान की परवाह न करते हुए खनन माफिया का पीछा कर रही है। एएसपी राजेश भट्ट ने बताया, अवैध खनन को लेकर पुलिस सख्त है और खनन माफिया पर कार्रवाई की जा रही है। ये अवैध खनन में जो एक वीडियो वायरल हो रहा है, इससे संबंधित जो ट्रैक्टर था वो हमने पकड़ लिया था और अन्य भी हमने 3 ट्रैक्टर ट्रॉली अवैध खनन करते हुए पकड़ी है, जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। खनन माफियाओं का वीडियो एक वायरल हो रहा है, तो वहीं आईटीआई पुलिस की टीम ने खनन माफियाओं पे शिकंजा कसते हुए उस ट्रैक्टर को बरामद कर लिया है। ऐसे में आईटीआई पुलिस टीम ने 3 ट्रैक्टर और 3 ट्रालियों को खनन माफियाओं पे शिकंजा कसते हुए बड़ी कार्रवाई करी है। लाइव टुडे, आरिफ खान, काशीपुर। टिहरी के थाना धनसाली क्षेत्र के सिरमोली गांव में एक युवक ने घरेलू विवाद के चलते पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी और फरार हो गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने गांव के जंगलों से आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। आरोपित मुंबई में होटल में नौकरी करता था और कुछ समय पहले ही गांव आया था। बताया जा रहा है पति पत्नी में शक को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद पति ने पत्नी की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उत्तराखंड जन जागृति संस्थान ने स्वामीराम हिमालयन विश्वविद्यालय जौरी ग्रांट के सहयोग से जीआईसी जाजल टिहरी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। शिविर में 54 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। लोगों ने कहा, रक्तदान से जहां दूसरे के जीवन की रक्षा होती है, वहीं रक्तदान करने वाले का भी स्वास्थ्य ठीक रहता है। जन जागृति संस्थान के अध्यक्ष आरण्य रंजन और चंबा नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष सूरज राणा ने रक्तदान शिविर में शिरकत की और वहीं ग्रामीणों सहित छात्र छात्राओं, टीआरडी, स्वयंसेवकों और कर्मचारियों ने शिविर में हिस्सा लिया। कार्यक्रम संचालक ने कहा कि संस्थान लगातार जनहित के मुद्दों को लेकर जागरूकता कार्यक्रम चलाता है। सरकार को भी चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिविर, स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम संचालित किए जाएं। कोरोना संकट के बीच महाकुंभ 2021 के लिए आध्यात्मिक राजधानी हरिद्वार को तैयार किया जा रहा है। हरिद्वार में करोड़ों रुपए की लागत से कुंभ कार्य हो रहे हैं, जिसमें अधिकतर कार्य पूरे हो चुके हैं और इस बार कुंभ में 4 शाही और 6 मुख्य स्नान होंगे। बता दें कि माघ पूर्णिमा पर 27 फरवरी से कुंभ मेले की शुरुआत होगी। 20 फरवरी के आसपास इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। कुंभ मेले की अवधि 2 महीने की होगी। रिपोर्ट देखिए। का आयोजन 12 साल बाद होता है, लेकिन साल 2022 में बृहस्पति कुंभ राशि में नहीं होगा। इसीलिए इस बार 11वें साल यानी कि 1 साल पहले ही महाकुंभ पर्व का आयोजन किया जा रहा है। माघ पूर्णिमा पर 27 फरवरी से कुंभ मेले की शुरुआत होगी। 20 फरवरी के आसपास इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। कुंभ मेले की अवधि 2 महीने की होगी। 27 अप्रैल तक चलने वाले कुंभ के दौरान 4 शाही स्नान होंगे। पहला शाही स्नान 11 मार्च 2021 शिवरात्रि के दिन पड़ेगा। दूसरा शाही स्नान 12 अप्रैल 2021 सोमवती अमावस्या के दिन पड़ेगा।
तीसरा शाही स्नान 14 अप्रैल 2021 मेष संक्रांति पर पड़ेगा। चौथा शाही स्नान यानी कि 27 अप्रैल 2021 को बैसाख पूर्णिमा के दिन पड़ेगा। महाकुंभ में शामिल होंगे 13 अखाड़े। इस बार महाकुंभ में 13 अखाड़े शामिल होंगे। प्रत्येक अखाड़े की ओर से कुंभ के दौरान झांकियां निकाली जाती हैं, जिसमें नागा बाबा आगे चलते हैं और उनके पीछे महंत, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर और आचार्य महामंडलेश्वर चलते हैं। कुंभ स्नान का विशेष महत्व है। लोग अपने पूर्वजों का पिंडदान भी करते हैं। 15,000 पुलिस अधिकारियों की होगी तैनाती। हरिद्वार कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं और मेला पुलिस की सहायतार्थ सहयोग को 15,000 विशेष पुलिस अधिकारियों यानी एसपीओ की तैनाती की जाएगी। ये सभी स्वयंसेवक, विभिन्न धार्मिक सामाजिक संस्थाओं के कार्यकर्ता, स्थानीय और आम जनता के बीच के होंगे। इन्हें हरिद्वार कुंभ मेले के दौरान पुलिस एक्ट के तहत विशेष अधिकारियों से लैस कर मेला क्षेत्र में तैनात किया जाएगा। इसकी तैनाती पूरे कुंभ मेले क्षेत्र में होगी और समय और आवश्यकता के अनुसार राउंड द क्लॉक इनकी ड्यूटी रहेगी। खासकर बड़े और शाही स्नान पर्व के दौरान ये एक और मेला पुलिस का सहयोग करेंगी। साथ ही मेला क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएंगे। खास यह है कि मेला पुलिस या फिर उत्तराखंड सरकार पर इसके लिए कोई अतिरिक्त आर्थिक व्यवहार नहीं पड़ेगा। ये सभी कार्य सेवा भाव के आधार पर संपन्न होंगे। इसके लिए पूरी कार्य योजना तैयार कर ली गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टुडे। उत्तरकाशी में कांग्रेस पार्टी ने उत्तराखंड सरकार के खिलाफ एक जन आक्रोश रैली निकाली, जिससे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता समेत गंगोत्री विधानसभा क्षेत्रों से रैली में सैकड़ों लोग शामिल हुए। जन आक्रोश रैली आजाद मैदान उत्तरकाशी से निकलकर नगर से होते हुए कलेक्ट्रेट परिसर पहुंची। जन आक्रोश रैली का नेतृत्व गंगोत्री विधानसभा के पूर्व विधायक विजयपाल सजवाड़ ने किया। रैली निकाल रहे लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदेश सरकार के विरोध में नारेबाजी की और डीएम के माध्यम से सीएम ज्ञापन सौंपा। गंगोत्री के पूर्व विधायक विजयपाल सजवाड़ ने कहा कि उत्तराखंड सरकार की नीतियों के कारण हर व्यक्ति अपने को ठगा महसूस कर रहा है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई चरम सीमा पर है। आज कांग्रेस कार्यकर्ता ने आज संकल्प ले लिया है कि अगर गंगोत्री विधानसभा के लोगों के साथ, यहाँ की जनता के साथ अगर अत्याचार करवाया गया है, इनकी मांगों के, इनके विकास के कार्यों को अगर धरातल पर नहीं लाया तो कांग्रेस के साथ अब चुप बैठने वाले ने। हमारा मुद्दा, प्रथम मुद्दा हमारा है कि इस बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ हमारा ये आज जन आक्रोश है। बढ़ती हुई बेरोजगारी, यहाँ के विद्युत बंद पड़ी हुई विद्युत परियोजनाओं को खोलने के लिए लोहारी पाला विद्युत परियोजना है। किसानों का जो काला कानून, इसको वापस लेने के दबाव के संबंध में हमारे यहाँ पर जो है किसानों के कर्ज माफी के लिए मंगलौर में कांग्रेस नेताओं ने रणजीत रावत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के करीबी और कांग्रेस नेता आदित्य राणा ने रणजीत रावत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया। मंगलौर के लहबोली में कांग्रेस नेता आदित्य राणा ने रणजीत रावत का पुतला फूंका। कांग्रेस नेता आदित्य राणा ने कहा, रणजीत रावत ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के खिलाफ जो बयान दिया है वो निंदनीय है। ऐसे नेताओं को पार्टी से बाहर करना चाहिए। ऐसे नेता पार्टी की छवि खराब कर रहे हैं। आदित्य राणा ने कहा, रणजीत रावत उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ ऐसे बयान देकर कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस मामले का हाईकमान को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। प्रदेश के अध्यक्ष हैं श्री प्रीतम सिंह जी और प्रदेश प्रभारी जी देवेंद्र यादव जी, उनसे गुजारिश और रिक्वेस्ट भी करते हैं आपके मंच के माध्यम से हाईकमान तक कि ऐसे नेता को तत्काल पार्टी से बाहर किया जाए, इनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। जिनको जिस नेता को 2-2 बार हरीश रावत जी ने मुख्यमंत्री बनवाया हो, 3 साल जिनको सूबे का डिप्टी सीएम बनाकर रखा हो और वो आज इतनी घटिया बयानबाजी करने पर लगा है, वो आदमी जो है वो रावत जी के बारे में एक सीनियर, एक राष्ट्रीय नेता के बारे में जो है इतने अनाप शनाप बेतुकी जो उन्होंने कल बयान।
काशीपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कृषि बिल के विरोध में धरना प्रदर्शन किया और बीजेपी सरकार का पुतला दहन किया। उसके बाद दर्जनों युवाओं को कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करवाकर घर घर कांग्रेस बूथ कांग्रेस अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर धरना स्थल पर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय और प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने शिरकत की। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कई मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार को घेरते हुए जमकर हमला बोला। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हुए कहा कि मिशन 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कार्यकर्ता जी जान से उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए जुट गए हैं और इसके लिए घर घर जाकर लोगों की समस्याओं को सुने और उनसे जुड़े। देखिए, हम लोग बूथ को मजबूत करने के लिए निकले हुए हैं। बूथों की बैठक भी अलग ले रहे हैं और घर घर जाने का अभियान चला रहे हैं और ये लगभग 4-5 महीने में पूरा हो जाएगा। सभी जगह हर विधानसभा में बैठक कर रहे हैं। मैं भी, प्रीतम सिंह जी भी और हमारे प्रभारी भी आ रहे हैं। वो हमेशा बूथ की कमेटी की ही बैठक लेते हैं। अगर ऐसा हम कर सकेंगे तो जनता का मन बदलाव का है, उनको भी आसानी होगी। निश्चित रूप से हमारे साथियों ने घर घर कांग्रेस, बूथ बूथ कांग्रेस का अभियान काशीपुर विधानसभा में संचालित करने का काम किया है। मैं बहुत बधाई देता हूं और ये प्रयास निश्चित रूप से रंग लाएगा और 2022 में काशीपुर में कांग्रेस का परचम लहराएगा। हरिद्वार से देहरादून और ऋषिकेश जाने में अब जाम से 2-4 नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि उत्तराखंड का सबसे बड़ा फ्लाईओवर जनता के लिए पूरी तरह खुलने वाला है। इस फ्लाईओवर पर कई गाड़ियां भी चलने लगी। यह फ्लाईओवर हरिपुर कला के गेट से शुरू होकर वन विभाग के 3 मोरी पुलिया तक 2 किलोमीटर का बनाया गया है। इस फ्लाईओवर के बनने के बाद मोतीचूर रेलवे फाटक पर घंटों जाम में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। इससे लोगों में भी काफी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। ये फ्लाईओवर उत्तराखंड का सबसे बड़ा फ्लाईओवर है और इस फ्लाईओवर पर अब गाड़ियां सर पर दौड़ने के लिए तैयार हैं। खुशी की बात है कि अभी हमारे उत्तराखंड में सबसे बड़ा पुल बनाया बन भी गया है, तैयार भी हो गया है और बड़ा पुल है। ये सबसे बड़ी सौगात है। पहले तो यहाँ पे रेलवे फाटक होने के कारण ढेर सारी दिक्कतें होती थी। 2-2 घंटे 1.5 घंटे जाम हो जाती थी कुंभ के टाइम पे। और ये जो गर्मी के मौसम होता मई और जून के महीने में, तो यहाँ पे कई बार तो 2.5-2, 3-3 घंटे यहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग के कारण लोगों को जाम से निजात नहीं मिलती थी, परेशान हो जाते थे लोग। इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।